Welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we are going to discuss exercise of chapter 1, 10th Science, Chemical Reactions and Equations. इससे पहले हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे. जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाके आप इसे ज़रूर देखें. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन बिलो आर इनकरेक्ट. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है. कई बार हमारा जो ध्यान जाता है वो जाता है सत्य पर, करेक्ट पर. तो आपने देखना इनकरेक्ट कौन सा है. फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब लेड से जो है ऑक्सीजन घट रही है. सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें है नहीं, इसमें तो सिर्फ कार्बन है दिया हुआ. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये गलत है, दूसरा गलत है. कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्योंकि कार्बन में देखेंगे आप ऑक्सीजन जुड़ रही है. लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है क्योंकि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना कि लेड रिड्यूस हो रहा है. तो इसमें असत्य जो कथन है वो आपके ए एंड बी. लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ये भी गलत है क्योंकि लेड रिड्यूस नहीं और लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है. तो दूसरा भी आपका गलत है. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन नहीं हो रहा है, और उपचयन जो हो रहा है वो कार्बन का हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं. तीसरा और चौथा ठीक है क्योंकि कार्बन में आप देखेंगे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, सही है. लेड ऑक्साइड जो है उससे ऑक्सीजन घट रही है. तो ए और बी इसका आंसर है. दूसरा क्वेश्चन आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, तो आप देखेंगे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन. तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें. आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं. इसका जो एग्जैक्ट आंसर है आप देखेंगे, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है वहाँ से आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है. इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है क्योंकि ये डिस्प्लेस कर रहा है किसको, आयरन को उसके कंपाउंड से. एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया जिसको कहेंगे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है. थर्ड है व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट एसिड इज एडिड टू एन आयरन फिलिंग. अब एसिड जो है वो दो प्रकार के हैं. डाइल्यूट का मतलब होता है वेयर देयर इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी की सांद्रता थोड़ी ज़्यादा होती है या पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है. अब जो कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम होती है. आप देखेंगे इसमें ये रिएक्शन डाइल्यूट एसिड. तो डाइल्यूट एसिड देखेंगे आप, यदि आपके पास यहाँ पे आयरन फिलिंग का मतलब Fe के साथ आप किसका रिएक्शन करते, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. तो HCl का आयरन के साथ रिएक्शन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और आयरन क्लोराइड बनेगा. ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और आयरन क्लोराइड इसमें बनेगा. व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण. व्हाइट इज शुड बी बैलेंस्ड, क्यों इसे बैलेंस करना चाहिए. जो केमिकल इक्वेशंस होती है वो दो प्रकार की होती है. एक होता है स्केलेटल होता है जो बैलेंस्ड नहीं होती है. तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड, दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, आर इक्वल. यदि अभिकारक की तरफ या लेफ्ट हैंड साइड या उत्पाद की तरफ जिसको कहेंगे आप राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स परमाणुओं की संख्या यदि इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकली बैलेंस्ड है. अब व्हाई इट शुड बी बैलेंस्ड, इंपॉर्टेंट ये है ये बैलेंस क्यों होना चाहिए. इट शुड बी बैलेंस्ड टू फुलफिल ये सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ये
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फुलफिल या सेटिस्फाई करने के लिए इसे बैलेंस करना जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार क्या है, मास कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल रिएक्शंस एंड देन बैलेंस देम। तो सबसे पहले तो आपने ये वर्ड इक्वेशन में दिया है, इसको ट्रांसलेट करना है आपने, सिंबॉलिक या केमिकल रिएक्शन में आपने इसको लिखना है, उसके बाद इसको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल है हमारे पास, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, अभिक्रिया करके ही अमोनियम बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की जब अभिक्रिया होती है, ये तो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। इसमें आप देखेंगे कि बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। पोटेशियम की जब पानी के साथ अभिक्रिया होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना है आपने इन इक्वेशंस को। नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर ये बनाता है। दूसरे में देखेंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये आपके सोडियम सल्फेट और वाटर बनाता है। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की जब अभिक्रिया होती है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की जब अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। यहाँ भी आपने बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशंस को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी अभिक्रिया जब आपस में होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। जिंक को Zn से लिखते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनता है। एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड की जब अभिक्रिया होती है तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है। बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की जब अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपने बताना है केमिकल इक्वेशन क्या बैलेंस है या नहीं, और आपने बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। फर्स्ट में देखेंगे आप पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड के बीच जब अभिक्रिया हुई तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना। आप बताएंगे कौन सा रिएक्शन है। इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का है क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है। दूसरे में आप देखेंगे जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट में देखेंगे आप ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड देखेंगे आप, यहाँ पे 2 आपके पास रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। तो इसमें देखेंगे आप ये जो एग्जाम्पल है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप, व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है, एग्जाम्पल आपने देने हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया है चैप्टर के बीच। एक्सोथर्मिक होता है
इफ द हीट इज इवॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल में कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की जब अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक्सोथर्मी का एग्जाम्पल है। एंड इफ द हीट इज कंज्यूम्ड और टेकन अप, यदि हीट ली जाती हो, ऊष्मा ली जाती हो, ऊष्मा कंज्यूम की जाती हो, तो ये एंडोथर्मी का एग्जाम्पल है। जैसे आप देखेंगे जल जो है सॉलिड स्टेट में है, ये जब गर्म होता है, सॉलिड स्टेट में जल की अवस्था कौन सी होती है? बर्फ जब गर्म होता है, गर्म होने के बाद आप देखेंगे वो लिक्विड में बदल जाता है। तो इसका मतलब हीट की आवश्यकता यहाँ पे जल की कौन सी अवस्था को, जल की ठोस अवस्था को लिक्विड अवस्था में आने के लिए हीट की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप, रेस्पिरेशन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने अभी डिस्कस किया था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आप देखेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, क्योंकि ग्लूकोज जो है, जो हम खाते हैं, भोजन हम जो करते हैं, जिससे जो ग्लूकोज हमें मिलता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है हमारी सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, जैसा आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं, और प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी एनर्जी ऊष्मा का ही एक रूप है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? वियोजन अभिक्रिया संयोजन की विपरीत क्यों है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने ये डिस्कस किया था, राइट रिएक्शन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपने देखा होगा कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक सिंगल उत्पाद बनाते, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जबकि जो डिकम्पोजिशन होता है इट इज रिवर्स, क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक कंपाउंड जो है, एक कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स फॉर्म करता है। जैसा आप यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड में देख रहे होंगे, सिल्वर टूट के, सॉरी मर्क्यूरियस ऑक्साइड में आप देखेंगे मर्करी और ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो ये एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। और नीचे आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे, राइट 1 इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, वियोजन अभिक्रिया के अंदर। वहां आपने देखा हीट जो है थर्मल रिएक्शन हमने डिस्कस किया, वहां पे लाइट के लिए फोटोलिटिक रिएक्शन डिस्कस किया है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट में आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज होने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, जिससे वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो जहाँ पे हीट की आवश्यकता है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे पानी का आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, तो उसे आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को लाइट की प्रेजेंस में जब आप रखते हैं, लाइट में रखते हैं या सनलाइट में रखते हैं, तो आप देखेंगे ये सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है, तो इसे कहते हैं आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है? राइट रेलेवेंट इक्वेशन, इसके लिए आपने उचित इक्वेशन देना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा कि यहाँ पे एलिमेंट जो है वो रिप्लेस करता है
कमज़ोर एलिमेंट को, एक रिएक्टिव एलिमेंट जो है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसको उसके स्थान से डिस्प्लेस करता है। जैसे जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है इस अभिक्रिया में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि टू एनाइंस या टू आइंस जो हैं आपके, एनाइंस भी हो सकते हैं और कैटाइंस भी हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे आइंस को रिप्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की जब अभिक्रिया होती है तो ये कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है, बिकॉज इट इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप। व्हाट डू यू मेंट बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन को मैंने जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था, उसमें जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे थे वहां पर आपने देखा था कि एक पीपीटी प्रेसिपिटेट बन रहा था बेरियम सल्फेट का, तो जो पानी में अघुलनशील होता है। अ प्रेसिपिटेशन reaction is a reaction in which soluble ions in separate solution are mixed together to form an insoluble compound। एक अघुलनशील यौगिक जब बनता है which settles out of a solution as a solid, जो पानी में नहीं घुलता है तो उसे कहेंगे आप प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को कहेंगे आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल है आपका वो डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल इसमें आपका यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल ईच। तो यहाँ पे आपको गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन उपचयन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन, जिसमें लॉस हो जाता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे आप देखें कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये गेन ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है। नीचे आप देखेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन टूट रही है, जिंक ऑक्साइड में देखेंगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड में देखेंगे आप, कॉपर ऑक्साइड और वाटर में देखेंगे। ये तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है कि एक ही समय में कॉपर उपचयन और अपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं होगा, ये 17 होगा। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन द एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ए शाइनी कलर्ड एलिमेंट एक्स एक ऐसा तत्व है जो हमें ज्ञात नहीं है, एक्स वो एयर में हीट करके ब्लैक कलर देता है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। तो वह होगा आपका कॉपर, जो है कॉपर मेटल है जो जलने पर आपको ब्लैक कलर देता है। व्हेन कॉपर मेटल इज हीटेड इन एयर इट फॉर्म्स अ ब्लैक कलर कंपाउंड। कॉपर ऑक्साइड बनता है, जब आप उसको हटाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। सो द ब्लैक कलर कंपाउंड इज द कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर टू ऑक्साइड आप इसको कहते हैं। 18th क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? सिंपल सा आंसर है इसका, जंग से बचने के लिए। बिकॉज पेंट जो है वो रिएक्शन नहीं होने देता है हवा पानी का आयरन के साथ, जो प्रिवेंट करता है कोरोजन को। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ऑयल और फैट कंटेनिंग ऐसी खाद्य वस्तुएं जिसमें तेल और वसा होता है, उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है टू, क्यों डाली जाती है? टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचने के लिए। उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है जिसका नाम है नाइट्रोजन। व्हेन द फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैव एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। रेंसिड का मतलब खराब, दुर्गंध आती है उस खाने से,
व्हेन इट्स सराउंडेड बाय अनरिएक्टिव गैस, उसके चारों ओर जब एक अक्रियशील गैस जैसे नाइट्रोजन डालते हैं तो देर इज नो ऑक्सीजन टू कॉज इट्स ऑक्सीडेशन एंड मेक इट रैंसिड, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है जिससे कि वो ऑयली और फैटी सब्सटेंस है वो खराब हो पाए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल ऑफ ईच। एग्जांपल देने हैं आपने, ये लास्ट में हमने चैप्टर के डिस्कस किए थे। क्रोजन, क्रोजन को कहते हैं आप संक्षारण। व्हेन अ शाइनी लेयर गेट डिपॉजिटेड ओवर मेटल्स विद द एक्शन ऑफ एयर, वाटर, एसिड, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा इज नोन एज मेटल, इज नोन एज क्रोजन। जब हम किसी वस्तु पर या किसी धातु पर पानी, अम्ल, नमी, वायु की अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो उसके ऊपर एक परत लग जाती है जिसको कहते हैं आप संक्षारण। इट इज मेनली ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये किसके कारण होता है, ये उपचयन के कारण होता है। एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग, जंग लगना। तो इसको बचाने के तरीके हम तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रेंसिडिटी, व्हेन एन ऑयली एंड फैटी सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड, जब तैलीय और बसीय पदार्थ जो हैं ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जब उसमें ऑक्सीजन रिएक्शन होता है या ऑक्सीजन मिल जाती है, इट बिकम्स रेंसिड, तो ये रेंसिड हो जाते हैं, ये विकृत हो जाते हैं, प्रोड्यूस्ड फाउल स्मेल, उससे बुरी स्मेल आती है। दिस प्रोसेस इज नॉन रेंसिडिटी, तो इसे रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे चिप्स और लेज के पैकेट आपने देखे होंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो इसको बचाने के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट आपकी बुक में देख रखा है नाइट्रोजन। यदि आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई होगी तो आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।